आज से करीब 10 साल पहले की बात है। उस समय मेरे पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी। सच कहूं तो उस समय मुझे खुद भी समझ नहीं आता था कि इतनी छोटी जमीन से क्या किया जाए। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि इतनी जमीन से खेती करके कुछ खास नहीं होने वाला। अगर जिंदगी बनानी है तो शहर जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक बात रहती थी कि जमीन छोटी या बड़ी नहीं होती। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस जमीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसी समय मैंने तय किया कि अगर खेती करनी है तो ऐसी करनी है जिसमें हर चीज एक दूसरे की मदद करे, जहां एक चीज का बचा हुआ हिस्सा दूसरी चीज के काम आए और खर्च कम से कम हो। मैंने कई किसानों के फार्म देखे, कुछ किताबें पढ़ीं, कुछ वीडियो देखे और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि एक तरीका होता है जिसे लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ही जमीन पर कई तरह के काम इस तरह से किए जाएं कि सब एक दूसरे से जुड़े हों। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी 1 बीघा जमीन पर यही मॉडल बनाऊंगा। शुरुआत में लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि कोशिश किए बिना कुछ भी नहीं बदलता। सबसे पहले मैंने अपनी जमीन को ध्यान से देखा और सोचा कि किस जगह क्या बनाना चाहिए। मैंने जमीन का लगभग 60% हिस्सा तालाब के लिए तय किया, क्योंकि पूरे सिस्टम की असली ताकत वही होने वाली थी। जब तालाब बन जाएगा तो उसमें मछली भी पाली जा सकती है, बतख भी रखी जा सकती है और उसी पानी से खेतों की सिंचाई भी हो सकती है। इसलिए मैंने सबसे पहले तालाब खुदवाने का काम शुरू किया। लगभग 10 से 12 फीट गहरा तालाब खुदवाया गया। उस समय जेसीबी मशीन लगवाने में और मजदूरी में करीब 70 से 80 हजार रुपए खर्च हो गए। कई लोग बोले कि इतना पैसा सिर्फ गड्ढा खोदने में लगा दिया, लेकिन मुझे पता था कि यही गड्ढा आगे चलकर पूरे फार्म की जान बनने वाला है। तालाब बनने के बाद सबसे बड़ी गलती जो नए किसान करते हैं वो ये कि वे तुरंत मछली डाल देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले मैंने तालाब के पानी को तैयार किया। मैंने उसमें गोबर की खाद डाली और थोड़ा सा चूना डाला। इससे पानी में छोटे छोटे जीव बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें प्लैंकटन कहा जाता है, और यही मछलियों का पहला प्राकृतिक खाना होता है। लगभग 10-12 दिन बाद जब मुझे लगा कि पानी तैयार हो गया है, तब मैंने मछलियों के बच्चे छोड़े। मैंने सिर्फ एक ही प्रकार की मछली नहीं डाली, बल्कि कई प्रजातियां मिलाकर डालीं, जैसे रोहू, कटला, मृगल, तिलापिया और पैंगासियस। इसका कारण यह था कि ये सभी मछलियां पानी के अलग अलग स्तर पर खाना खाती हैं। कुछ ऊपर की सतह पर रहती हैं, कुछ बीच में और कुछ नीचे। इससे तालाब का पूरा हिस्सा उपयोग में आ जाता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। 1 बीघा के तालाब में लगभग 4 से 5 हजार मछलियों के बच्चे आराम से डाले जा सकते हैं। लेकिन मछली पालन में सबसे बड़ा खर्च चारे का होता है। अगर रोज बाहर से चारा खरीदना पड़े तो मुनाफा कम हो जाता है। इसी समस्या का समाधान मैंने बतख पालन से किया। मैंने तालाब के किनारे एक छोटा सा शेड बनाया और उसमें लगभग 100 से 120 बतख रखीं। बतख पूरे दिन तालाब में तैरती रहती हैं। वे पानी में मौजूद कीड़े, छोटे जीव और घास खाती रहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बीट सीधे तालाब में गिरती है और वही मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बन जाती है। इससे मुझे मछलियों के लिए बाहर से बहुत कम चारा खरीदना पड़ता है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यही इस मॉडल की असली ताकत है कि एक चीज का वेस्ट दूसरी चीज के काम आता है। बतख से सिर्फ मछलियों को फायदा नहीं होता, बल्कि बतख के अंडे और मांस से भी अच्छी कमाई हो जाती है। गांव और शहर दोनों जगह बतख के अंडों की मांग रहती है। कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए भी इन्हें पसंद करते हैं। इससे हर महीने थोड़ी थोड़ी आय आने लगी थी, जिससे फार्म चलाने में आसानी होती थी। कुछ साल बाद मैंने सोचा कि अगर इसी जमीन से एक और आय का स्रोत जोड़ दिया जाए तो और अच्छा होगा। तब मैंने बटेर पालन शुरू किया। मैंने तालाब के एक शांत कोने में लोहे के पिंजरों की व्यवस्था की और लगभग 500 बटेर रखे। बटेर की खासियत ये होती है कि इन्हें बहुत कम जगह की जरूरत होती है और ये बहुत जल्दी अंडे देने लगती हैं। करीब 40 से 45 दिन में बटेर अंडे देना शुरू कर देती हैं। शहरों में बटेर के अंडे और मांस की अच्छी मांग रहती है,
इसलिए इन्हें बेचना भी आसान होता है। बटेर की बीट को मैंने फेंका नहीं, बल्कि उसे सुखाकर खाद के रूप में इस्तेमाल किया। उस खाद को या तो खेतों में डाल देता था या थोड़ा सा तालाब में डाल देता था, जिससे पानी में प्राकृतिक भोजन बनने लगता था। एक समय ऐसा आया जब मैंने देखा कि तालाब का पानी कभी-कभी थोड़ा गंदा हो जाता है। तब मैंने एक और तरीका अपनाया और तालाब में सीप डाल दिए। सीप पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं। वे पानी में मौजूद गंदगी और छोटे कणों को खाकर पानी को साफ रखते हैं। इससे मछलियां ज्यादा स्वस्थ रहती हैं और उनका विकास अच्छा होता है। बाद में मुझे पता चला कि इन्हीं सीप से मोती की खेती भी की जा सकती है। अगर सही प्रशिक्षण मिल जाए तो यह भी एक अतिरिक्त आय का अच्छा स्रोत बन सकता है। तालाब के चारों तरफ जो मेड़ होती है उसे खाली छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने वहां पपीता के पेड़ लगाए। लगभग 150 पपीते के पौधे लगाए गए। पपीते की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए तालाब को कोई नुकसान नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह थी कि तालाब का पानी ही पपीते की सिंचाई के लिए काफी था। कुछ महीनों बाद पेड़ों में फल आने लगे और स्थानीय बाजार में पपीते बेचने से भी अच्छी आय होने लगी। पपीते के बीच बीच में मैंने नींबू के पौधे लगाए। नींबू का पौधा एक बार लग जाने के बाद कई सालों तक फल देता रहता है और इसकी मांग हर मौसम में रहती है। धीरे धीरे यह भी फार्म की स्थायी आय का हिस्सा बन गया। फार्म के एक हिस्से में मैंने केले के पौधे भी लगाए, क्योंकि केला जल्दी तैयार हो जाता है और बाजार में इसकी खपत हमेशा बनी रहती है। इससे साल के अंदर ही अच्छा पैसा आने लगा। तालाब के ऊपर की खाली जगह को उपयोग करने के लिए बांस का मचान बनाया और उस पर खीरा, लौकी और कद्दू की बेलें चढ़ा दी। इससे 2 फायदे हुए। पहला यह कि सब्जियां भी मिलने लगीं और दूसरा यह कि तालाब के ऊपर छाया रहने लगी। छाया की वजह से पानी ज्यादा गर्म नहीं होता और मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। आजकल बहुत से किसान मुझसे पूछते हैं कि मछली के बच्चे कहाँ से खरीदें, अच्छी बतख कहाँ मिलेगी या बटेर कहाँ से मिलेंगे। इसी समस्या को देखते हुए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है एग्रोजिक्स। यहाँ किसान सीधे दूसरे किसानों से जुड़ सकते हैं। अगर किसी को मछली के बच्चे, बतख, बटेर या अन्य पोल्ट्री खरीदनी या बेचनी हो तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से संपर्क कर सकता है। अगर इस पूरे मॉडल को सही तरीके से चलाया जाए तो आय धीरे धीरे कई स्रोतों से आने लगती है। बटेर के अंडे हर हफ्ते बिकते रहते हैं, बतख से भी आय होती है। सब्जियां और फल भी बाजार में बिकते हैं और 8 से 9 महीने बाद मछलियां तैयार होकर अच्छी कीमत पर बिक जाती हैं। इन सबको मिलाकर 1 बीघा जमीन से साल भर में लगभग 6 से 7 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी एक जगह थोड़ी समस्या आ भी जाए तो बाकी स्रोत आय देते रहते हैं। लेकिन इस मॉडल में कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है लालच में आकर बहुत ज्यादा मछली या बतख एक साथ डाल देना। इससे तालाब का संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरी गलती है केमिकल का इस्तेमाल करना, क्योंकि इस मॉडल की असली ताकत प्राकृतिक संतुलन में है। तीसरी गलती है पूरे फार्म को मजदूरों के भरोसे छोड़ देना। किसान को खुद भी रोज थोड़ा समय देकर देखभाल करनी चाहिए, तभी फार्म सफल होता है। आज 10 साल बाद जब मैं अपनी उसी 1 बीघा जमीन को देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि जमीन छोटी नहीं होती, सोच छोटी हो सकती है। अगर सही प्लान और मेहनत हो तो छोटी सी जमीन भी किसान की जिंदगी बदल सकती है। यही कारण है कि मैं हमेशा किसानों को कहता हूं कि अगर आप खेती या पशुपालन शुरू करना चाहते हैं तो पहले सही जानकारी लें, छोटे स्तर से शुरुआत करें और धीरे धीरे सिस्टम को बढ़ाएं। इसी सोच के साथ हमने किसानों को जोड़ने के लिए एग्रोजिक्स बनाया है, ताकि किसान सीधे किसान से जुड़कर सही जानवर, मछली या पोल्ट्री खरीद और बेच सकें। अगर आपको खेती और फार्मिंग से जुड़ी ऐसी ही असली जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल एग्रोजिक्स को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वही जानकारी साझा करते हैं जो जमीन पर सच में काम करती है। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान।